राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। सियासी दलों ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव में जहां सियासी दलों में बयानबाजी तेज हो गई है तो मुद्दों की भी कोई कमी नहीं है। बीजेपी जहां विकास, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 को लेकर जनता के बीच जा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल बेरोजगारी, महंगाई को हथियार बनाकर सरकार को घेरने में जुटे हैं। कांग्रेस सरकार से 10 सालों में बेरोजगारी और महंगाई का हिसाब मांग रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने 2014 में देश के लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया था उसका क्या रहा। साथ ही चुनाव में महंगाई का मुद्दा भी खूब उछाला जा रहा है, क्योंकि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने अब की बार महंगाई पर वार जैसे नारों के सहारे ही उस वक्त की कांग्रेस सरकार को घेरा था और देश में महंगाई को कम करने का वादा भी किया था। दूसरी तरफ बीजेपी अपने 10 साल के कार्यकाल में अनुच्छेद 370, राम मंदिर, 3 तलाक जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष को जवाब दे रही है। बीजेपी विपक्ष खासकर कांग्रेस से पूछ रही है, इतने सालों तक राज करने के बाद भी अनुच्छेद 370 को क्यों नहीं हटाया जा सका? क्यों राम मंदिर के मुद्दे को अटकाया जाता रहा, लटकाया जाता रहा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस और समझने की कोशिश करेंगे कि जो मुद्दे सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, किसके मुद्दों में कितना दम है और जनता कैसे उन बातों पर भरोसा कर रही है जो जनता के बीच में पहुंचकर लगातार नेता उठा रहे हैं। पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में। फैसला आपको करना है। राहुल गांधी साहब को अपनी दादी से सीख लेनी चाहिए। उनकी दादी ने 1970 में कहा था, उन्होंने शायद ये कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। ये नारा 1970 के अंदर एक कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था और आज तक गरीबी नहीं हटी। गरीबों के लिए कोई योजना भी नहीं बनी। गरीबों को लॉलीपॉप देने का काम 55 साल 60 साल तक कांग्रेस करती रही। कांग्रेस के बड़े नेता करते रहे और इस प्रकार से उनको रेवड़ियां दे करके इस प्रकार की बातें करते रहे कि जब चुनाव आते थे टॉफी देने का काम करते थे और फिर उनके हालात के ऊपर उनको छोड़ देते थे। ये 1970 में ये राहुल गांधी को पीछे थोड़ा जाना चाहिए। अपने परिवार के जो उनकी दादी ने शासन किया था, उन्होंने क्या शब्द कहे थे, वो अब एक झटके के अंदर वो गरीबी दूर करने की बात कर रहा है। और दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूँ, उन्हीं के पिताजी ने एक बात और कही थी कि मैं तो 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ और रायपुरानी के अंदर वो 15 पैसे रह जाता है। वो 85 पैसे कौन से गरीब के वेलफेयर के ऊपर खर्च होने थे? उनको कौन से आवास योजना के तहत मकान मिलना था? उनको जनधन खाते के माध्यम से बैंक में जाने का अधिकार मिलना था? उनको आयुष्मान कार्ड उनको दे करके उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए का अधिकार देना था। ये बहुत सारे वेलफेयर के काम होने थे। कौन कौन सी सड़कें 4 लेनिंग बननी थी, कौन कौन सी सड़कें एक्सप्रेस वे बननी थी, कौन कौन सी
जो देश के लोगों को आज अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित जो वंदे भारत जैसी ट्रेन मिली है वो पहले मिल जानी चाहिए थी। ये राहुल गांधी को समझना चाहिए, परंतु उनको ये आज झूठ बोलने का एक और मौका, ये समय समय के ऊपर इस प्रकार का झूठ बोलते हैं कि हम एक झटके में हम गरीबी को हटा देंगे। कौन सा राहुल गांधी के पास वो अलादीन का चिराग ले रहा है जिसको रगड़ करके वो कह देगा कि भाई गरीबी हट गई। भाइयों, गरीबी तो नरेंद्र मोदी जी ने हटाई है। 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है, आवास बना करके दिए हैं, हमारी बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सशक्त किया है और हर बहन को आवास बना करके दिया है। उसके घर के अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर कनेक्शन दिया है। 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन देने का काम किया है और हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत LED बल्ब 38 करोड़ से ज्यादा फ्री में दे करके लोगों के बिजली के बिलों को भी कम करने का काम किया है और उसका परिणाम ये निकला, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है। इसके पास राहुल गांधी पे कौन सा अलादीन का चिराग है जो ये 1 मिनट में गरीबी। उन्होंने ये कहा पिछले दिनों में एक घोषणा पत्र जारी किया कि हमारी सरकार अगर आएगी, पहली बात तो अगर लगा के वो भी कह रहे हैं, हमें भी पता है कि ना 9 मण तेल होगा ना राजा रांचल, ये कहावत है। ये आएगी नहीं तो फिर बोलते रहो कुछ भी कि बोला जब आएगी तो हम हर गरीब महिला को और हर गरीब नौजवान को 1 लाख रुपया साल का देंगे। अब हिसाब लगा हुआ है तो उसमें पता लगेगा कि अगर 1 लाख रुपया अगर एक नौजवान और एक महिला को देना शुरू करेंगे तो हमारे देश का टोटल बजट, हमारे मंच के नेता जानते होंगे, 46,55,000 करोड़ है। 40 लाख करोड़, चलो 48 हो गया होगा। और ये सारा हिसाब लगा देंगे कि हर एक गरीब आदमी को, गरीब महिला को 1 लाख रुपया साल का वो देने लग गए, उनके बैंक के खातों में जमा कराने पड़ गए, तो ये जो 48 लाख करोड़ रुपया है ये सारा खत्म हो जाएगा, फिर भी वो वादा पूरा नहीं होगा। ये इनका हिसाब था। हमारे से किसी को बहस करनी हो तो हमारे से आगे कर लो। और ये जो झूठ का पुलिंदा लेके चलते हैं, इस झूठ के चक्कर में ना आना। एक कहानी सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। एक बार एक गांव में एक आदमी रुक्का मारने लग गया कि 100 रुपये में जिंदगी भर बैठ के मुफ्त खाओ, 100 रुपये में जिंदगी भर बैठ के खाओ। मुफ्त तो नहीं, 100 रुपये ले रहा था कि 100 रुपये में जिंदगी भर खाओ। बाहर आदमी गया, देखा भाई 100 रुपये में जिंदगी खाना वाला बैठ के खाओ, तो कैसे बैठ के खाएंगे देखो तो सही। तो बोला कैसे खाओगे भाई? कि देखो मैं चटाई बेच रहा हूँ, इस चटाई को खरीदो, इसको बैठो और खाओ। तो ऐसा झूठ ये हमारे राहुल गांधी बोलते हैं कि जिसके आगे पीछे सरकार कोई नहीं है। हरियाणा में एक ऐसी सरकार आ गई, ये खट्टर सरकार और उसके बाद खट्टर और दुष्यंत सरकार, बीजेपी जजपा की सरकार, एक ऐसी सरकार 10 वर्ष में इस सरकार ने जो हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 पे गिनती होती थी जिस हरियाणा की, आज 10 वर्ष की सरकार के बाद विकास दर में तो देश में 17वें पायदान पे पहुंच गया हरियाणा, मगर देश में नंबर 1 पहुंचा दिया। तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 उस हरियाणा को पहुंचा दिया। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार, हर घर में पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारी की चौराहे पे हर नौजवान को खड़ा कर दिया। सरकारी नौकरी समाप्त कर दी, फैक्ट्रियां कहीं लगाई नहीं, औद्योगिक क्षेत्र कहीं स्थापित नहीं किए। 10 वर्ष में नौजवान जाए तो कहां जाए? जो नौकरियां थी उनको कच्चों में करने का काम किया। कौशल निगम में बिना हरियाणा के अंदर कौशल निगम, इस कौशल निगम में भी या तो प्राइवेट में नौकरी खत्म कर दी, मगर जो सरकार लगा रही है वो भी ठेके में, कच्चे में, कौशल निगम में बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट और बिना पेंशन सरकार खुद ठेकेदार बन गई, कौशल निगम से नौकरियां लगाई। तो पक्ष विपक्ष का रिएक्शन आपने सुन लिया। कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर एक नजर, उसके बाद खास मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। सवाल ये, मुद्दों की भरमार, किसकी बनेगी सरकार? क्योंकि मुद्दे लगातार पक्ष और विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। उन मुद्दों पर भरोसा जनता कैसे कर रही है? गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, कौन किस पर है भारी? मुद्दों पर सियासी वार कैसे लगेगी नैया पार? इसके साथ ही कांग्रेस पर वार, गरीबी पर सियासत जोरदार। क्योंकि गरीबी को लेकर
आपने रिएक्शन भी नेताओं के सुने हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधा आपका परिचय कराएं। बीजेपी से प्रवक्ता जवाहर यादव हमारे साथ हैं। जवाहर यादव जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेश रूढ़ हैं। रूढ़ साहब, आपका स्वागत है। जेजेपी से प्रवक्ता अजय गुलिया हैं। गुलिया साहब, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता अमनदीप केसरी हैं। अमनदीप केसरी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले जवाहर यादव जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। आप लोग कह रहे हैं कि ये लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं, इनके मुद्दों में दम नहीं है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये अमीरों की सरकार है, इस सरकार को हटाइए। पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा जवाहर यादव जी। ये आरोप लगाया कि ये अमीरों की सरकार है, इसको हटाइए, तो सर अभी पता चल जाएगा ना 4 जून को कि इनकी वार्ता को कौन गंभीरता से लेता है। इनको देश के प्रधानमंत्री जो पिछड़ी जाति से आते हैं, उसको अपमानित करने के लिए कहेंगे जी अमीर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री पूर्व में रहे मनोहर लाल जी, जो एक संत आदमी हैं, जो 2 अटैची के साथ गए थे और जब सीएम ऑफिस छोड़ा 2 अटैची अपनी लेके आए, जो उनको खानदानी जमीन थी वो भी समाज को दान कर दी, वो उनको अमीर लगते हैं। नायब सैनी जी जो बिल्कुल साधारण परिवार से आते हैं। बेसिकली क्या है कि भाजपा की सरकार ने लठेतों की जो दबंगई होती थी हरियाणा में, उसको खत्म करने का काम किया, तो इसके कारण कुछ लोगों को पीड़ा होना स्वाभाविक है। आज खुद आपने अभी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का बयान सुना, जिसमें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालने का भार काम किया। ये संसद में भी कहा गया है, ये केवल ऐसा नहीं अभी मुख्यमंत्री का इसका बयान दे रहे हैं। जब डिबेट हुई थी संसद में भी ये आंकड़े रखे गए थे, प्रधानमंत्री जी द्वारा रखे गए थे कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गृह मंत्री ने भी इस बात को दोहराया था और निर्मला सीतारमण जी ने इस बात को दोहराया था कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं जी। तो ये जो गरीबों की सरकार है। और आज देखिए कांग्रेस की दुर्गति क्या हो गई कि एक हमारे गृह मंत्री के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर, जिसके पास मेरी इसकी एक्चुअल वीडियो भी है, जिसमें वो ये कहते हैं कि असंवैधानिक रूप से मुस्लिम को तेलंगाना में मिला हुआ रिजर्वेशन को हम समाप्त करेंगे और दलितों और पिछड़ों का जो हक बनता है उनको उनका हक दिलाएंगे, क्योंकि रिजर्वेशन जो संविधान में कहा गया, वो ये कहा गया था कि जहां जाति के आधार पर भेदभाव होता है, ये रिजर्वेशन उसके लिए है। मुसलमान तो अपने आप को जाति मानते ही नहीं, वो तो ये कहते हैं कि जी हम एक गिलास से सब पानी पी लेते हैं, तो वहां तो ऊंच नीच है ही नहीं। वहां तो जब वो मस्जिद में जाते हैं कहते हैं कि जी हमसे कोई पूछता ही नहीं बगल में कौन है, साथ में कौन है। ये व्यवस्था केवल हिंदू धर्म में थी और ये जो रिजर्वेशन हुआ ये केवल हिंदू धर्म में आने वाले दलित और एसटी और बैकवर्ड क्लास के लिए था। अगर ये उनको छीनकर उनका रिजर्वेशन किसी और को देंगे, गृह मंत्री कह रहे हैं कि वो असंवैधानिक है क्योंकि संविधान में उसमें की कोई जगह नहीं है, इसको कहकर जिस तरह से कांग्रेस के लोग तोड़ मरोड़ कर इसको गलत ढंग से चला रहे हैं। अनेकों एफआईआर हुई है और एफआईआर भी करेंगे। हरियाणा के भी जिन लोगों ने हमने चेक किया, जिन्होंने स्टेटस पे वो अपनी वीडियो लगाई है, उसकी और एक मजेदार देती है। कांग्रेस की स्थिति देखिए, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ऑडियो आई हुई है। अभी उसकी आवाज से तो मुझे लगता है वो 100% भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। फिर भी मैं ये कहता हूं कि इसकी जांच करा लेनी चाहिए। मेरे कांग्रेसी मित्र कहेंगे तो ये एक सरकार को कहे कि इसकी जांच करा लो, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वीडियो है या नहीं है। उसमें कोई व्यक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नमस्कार करके कहते हैं कि जी आपने क्यों करनाल का सत्यानाश कर दिया, किसको लड़ा लिया, इसको तो कोई जानते नहीं है, हम कांग्रेसी है, हमें अब झंडे फेंकने पड़ेंगे। और खट्टर साहब की जो मार्जिन है और बढ़ गया और हमने कांग्रेस के झंडे फेंक दिए। हुड्डा साहब कह रहे हैं अरे भाई मुझे नहीं पता, हम तो किसी और को चाहते थे, हाईकमान ने लड़ा दिया। इस तरह की बात हुड्डा साहब कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। और मैं आपने रोजगार की बात की, मेरे कांग्रेसी मित्र डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेसी मित्र बताएंगे, मैं विधानसभा में रखे उत्तरों को कोट करूंगा, ये बताएंगे कि इनके 10 साल के कार्यकाल में कितना सरकारी रोजगार मिला था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना सरकारी रोजगार मिला। ये बताएंगे कि इनके समय में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती थी किसानों से और भारतीय जनता पार्टी के। अपना आप % का उत्तर दे, दोनों सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन करके ये बताएंगे कि जो बंसीलाल जी ने नहरें बनाई थी, चाहे वो भिवानी हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ हो, चाहे वो रेवाड़ी हो और कुछ पार्ट गुड़गांव का हो, इनमें क्यों नहीं पानी पहुंचा जब हुड्डा साहब की 10 साल सरकार रही। और आज खट्टर साहब ने उसमें पानी कैसे डलवा दिया था।
मैं बिल्कुल उन मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हूं। ठीक है। चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे युवा का मामला हो, चाहे किसान का मामला हो, चाहे महिला का मामला हो, चाहे दलित वंचितों का मामला हो, एक एक पर मैं डिबेट करने को तैयार हूं। पर मेरे कांग्रेसी मित्र ये जरूर बताएंगे इनके 10 साल में आंकड़े क्या थे। अपने सरकार के आंकड़े मैं बता दूंगा। भारतीय जनता पार्टी लोगों के विकास पे, उनके जीवन को बेहतर करने का काम जो किया है, हरियाणा में जिस तरह की गुंडागर्दी से मुक्ति दिलाई है, उसके आधार पर हम लोकसभा मोदी जी की नीतियों के कारण लोकसभा का और हरियाणा की भाजपा सरकार उन दोनों के कामों के आधार पर हम लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं। ठीक है। सुरेश रोड जी, सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार राहुल गांधी के बयान को कोट करके कहा जा रहा है कि जो नारा इंदिरा जी ने दिया था 5 दशक शासन करने के बाद अगर राहुल गांधी वही नारा देते हैं तो फिर यह सवाल कांग्रेस पार्टी से बनता है कि उस शासन में आपने उस नारे के लिए क्या किया। अगर वही बात आज राहुल गांधी कर रहे हैं तो उसका जवाब आप लोगों के पास क्या है? सुरेश जी, आपका रिएक्शन। आपका नाम जान सकता हूं? सर, पराग हूं मैं। पराग जी, राहुल गांधी जी ने बयान बिल्कुल सही दिया। हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक इस बयान के समर्थन में खड़ा है और 4 जून को यह साबित हो जाएगा, जब मैं आपके चैनल के ऊपर बोल रहा हूं कि यह सही है या गलत। 4 जून को नरेंद्र मोदी जी का विदाई समारोह पूरे हिंदुस्तान में होने जा रहा है जी। और आपने तो बात कही कि इंदिरा जी के समय की बात कही। इंदिरा जी के समय में उन 2 पीढ़ियों को, उन 3 पीढ़ियों कांग्रेस पार्टी ने उनका जीवन का जो स्तर था वो गरीबी की रेखा से ऊपर किया। लेकिन 2014 में राहुल गांधी जी ने बयान नहीं दिया, 2019 में भी बयान नहीं दिया। पिछले 10 साल में एक पीढ़ी जो अपना ग्रेजुएशन करके बाहर निकली, जो पढ़ाई लिखाई करके रोजगार की तलाश में निकले, वो बेरोजगार की एक तरह से आज भीड़ बनकर हिंदुस्तान की गलियों में बेरोजगार घूम रहे हैं। और ये बात सिर्फ आज यहाँ नहीं कही, राहुल गांधी जी ने माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आंख डालकर लोकसभा में कही थी, या तो आप देश की जनता को, युवाओं को रोजगार दीजिएगा, नहीं तो ऐसी स्थिति होगी कि आप देश दिल्ली से बाहर निकलोगे तो आपके सामने ये समस्या मुंह खड़ी हो जाएगी। ये राहुल गांधी जी की उस समय भविष्यवाणी थी। नरेंद्र मोदी जी को मैं याद कराता हूँ आपको, उस समय ये कहा था कि मैं योगा या कोई ऐसा सूर्य स्नान करूंगा कि जिससे मेरी पीठ मजबूत हो जाएगी। ये प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर रहा है। ये उनकी समस्याओं, देश की समस्याओं को निपटने की उनकी गंभीरता दिखाता है उनका ये बयान कि सूर्य आसन से मैं अपनी पीठ को मजबूत कर लूंगा। और जो जवाहर जी की बात पे आता हूँ, इन्होंने कहा कि आंकड़े के आधार पे बताइएगा। इन्होंने सबसे पहले गुंडागर्दी की बात खत्म करने की बात की। हरियाणा में आज भी एक विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का मर्डर हो जाता है, उनकी दिन दिहाड़े हत्या हो जाती है। क्या यही कानून व्यवस्था है मनोभाव की सरकार? कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, दूसरी बात इन्होंने कही कि किसानों का कितनी फसलों में एमएसपी देते हैं। अगर आप एमएसपी देते तो 750 किसानों को शहीदी नहीं देनी पड़ती। और अगर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर शहीद हो रहे हैं, और जब लोकसभा में शहीदी के बाद राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को कहा कि आप 750 हजारों किसानों ने शहीदी दे दी, आप उनको कम से कम श्रद्धांजलि दीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी का और सरकार का क्या रिएक्शन आया कि क्या 2 मिनट का मौन रखने से किसान जिंदा हो जाएंगे? ये खिलवाड़, ये शहीदी का अपमान कभी मुगल काल में भी नहीं होगा। हिंदुस्तान में हमारे वीरों ने शहादत दी, लेकिन शहादत का सम्मान तो अंग्रेजों ने भी किया और मुगलों ने भी किया। और इन्होंने 750 किसानों की शहीदी का किस तरीके से अपमान किया, ये हिंदुस्तान की जनता अपनी इस संस्कृति को और इस परंपरा को तार तार होते देखते हुए आज इस चुनाव में वोट की चोट से इनको निपटाने का काम करेगी। एक बात इन्होंने और कही कि ये एमएसपी की किसानों की बात होगी। इन्होंने रोजगार की बात की। हरियाणा में आज इन्होंने कहा कितने रोजगार मिले, जवाहर यादव जी ने कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा में कभी भी बाहर के लोग भर्तियों में एसटीओ, एक्सएम या इवन एचसीएस में सिलेक्ट नहीं किए गए।
70 या 80% बाहर के लोगों को नौकरियां दी गई। एसपीओ की भर्ती हो या कोई ऑफिसर लाइन में कुछ भी हो। ठीक है बाकी सर। जो दिहाड़ी करने के लिए कौशल रोजगार का इन्होंने जो है कि ढिंडोरा पीट रखा। ठीक है। इसके थ्रू हरियाणा के लोगों को चुनाव से पहले एक निकालते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। ठीक है सर। तो कांग्रेस पार्टी एक प्रति व्यक्ति आय पे आ जाइएगा और आप जीडीपी पे आ जाइएगा। आपने जो मध्यम वर्गीय व्यापारी थे उनकी कमर जीएसटी से तोड़ दी थी। ठीक है सर, अभी थोड़ा सा मुद्दों को थोड़ा बचाकर रखिए, अगले राउंड में आ रहा हूं क्योंकि दो लोग और हैं। नोटबंदी से आपने बिल्कुल ही पूरे हिंदुस्तान की कमर तोड़ के रख दी। ठीक है सर। तो आप बताइए कि आपकी नीति कौन सी सही रही है? ठीक है सुरेश जी, मैं बता रहा हूं, ठीक है जवाहर जी, एक शॉर्ट में रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं अजय जी और अमनदीप जी के पास जा रहा हूँ। उन्होंने खुद कहा सुरेश जी आप ज्यादा लंबा नहीं सर, फिर बाकी दो लोग और हैं अभी। जवाहर जी एक शॉर्ट में रिएक्शन चाहूंगा, फिर अजय जी अमनदीप जी के पास जा रहा हूँ। देखिए मेरे मित्र हैं, मैं डिबेट नहीं करना चाहता, अपने नंबर पे बोलना चाहता हूं, पर मेरे मित्र ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि 750 लोग किसान मर गए और क्या इनके 2 मिनट के मौन रखने से जिंदा हो जाएंगे? या तो ये ऐसी वीडियो प्रस्तुत करे, हमारे किस नेता ने कहा। मैं आपसे कहता हूं नहीं तो अपने शब्द वापिस लीजिए। आप इन किसानों का अपमान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों लोगों का अपमान कर रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई की बात है। सुनिए, हाँ मुझे सबूत दीजिएगा। हाँ मेरा निवेदन है, मुझे सबूत दीजिएगा बस। ये तो पूरा ये सारे सोशल मीडिया मुझे सबूत दे दीजिएगा, मुझे सबूत दे दीजिएगा। हाँ, और दूसरा हमारी सरकार में मैं बता रहा हूँ, आपने कह दिया, मैंने मान लिया, आप सबूत दे दीजिएगा। दूसरा इन्होंने कहा, जी बताइए, आप बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं, एक बात और बताइए सर। तो मैं इस चैनल के माध्यम से प्रदेशवासी देख रहे हैं, आपसे यह भी पूछना चाहता हूं, क्या श्री नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी के आह्वान के बाद शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा था? अगर नहीं रखा तो क्यों नहीं रखा, ये बताइएगा। कौन से शहीद जी? क्या 750 किसान हाँ, मैं बताता हूँ। क्या 750 में? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ। हाँ, उस 750 में आपने वो दलित लड़का भी शामिल किया रखा है क्या, जिसको पंजाब से यहाँ आया और उसके टुकड़े करके काम किया? नहीं, वो शहीद है या नहीं है? नहीं, वो शहीद है या नहीं है? अरे वो शहीद है या नहीं है? जो लड़की किसान आंदोलन को यहाँ समर्थन देने आई और यहाँ के लोगों ने उसके साथ बलात्कार कर लिया, जो अपने आप को किसानों का समर्थन कहते थे, उस लड़की की मृत्यु हो गई, वो शहीद है या नहीं है? ये किसकी जिम्मेदारी थी? सुनिए, किसानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी अभी तक तो मत भागो। इधर पे बैठे किसानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? कैसे बलात्कार हो गया? अरे हमारे समय में निर्भया कांड हुआ था। चलिए आप थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा रुकना होगा प्लीज। अभी मैं 2 लोगों को और शामिल कर लूं, फिर आप लोग के पास आ रहा हूं, क्योंकि फिर किसान आंदोलन के नेता थे। ठीक है अभी थोड़ा सा प्लीज आप दोनों रुक जाइए, सुरेश जी और जवाहर जी। मैं बाकी 2 लोगों को शामिल कर लूं डिबेट में, फिर आप लोग के पास मैं दोबारा से आ रहा हूं। अजय गुलिया जी और अमनदीप केसरी जी हमारे साथ हैं। अजय गुलिया जी, अभी सुरेश जी से मैंने सवाल पूछा तो सुरेश जी ने कहा कि राहुल गांधी ने 2014 या 2019 में ये नारा या फिर ये बात नहीं दोहराई, कांग्रेस पार्टी का जो नारा था उन्होंने 2024 के चुनाव में अब इस बात को उठाया कि गरीबी हम हटाएंगे क्योंकि बीजेपी सरकार में गरीबी आ गई है। उन्होंने कहा कि ये 2014 में नहीं 2024 में वो बात उठा रहे हैं। तो क्या इन 10 सालों के अंदर ही देश गरीब हुआ है? अजय जी। नहीं, देखिए इस चीज में एक चीज समझने की है, कांग्रेस पार्टी का ज्यादातर समय सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही और कांग्रेस पार्टी की शुरुआत से एक नारा था गरीबी हटाओ। क्या उन्होंने गरीबी हटाई? उन्होंने तो गरीबों को उठाने का काम किया। ये स्पष्ट है कि कांग्रेस के लोगों ने तो देश को लूटने का काम किया और देश को कमजोर करने का काम किया। लेकिन बात अब लोकसभा चुनाव की, मैं अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करूं तो लोग काम को देख करके, इंसान अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। लोगों के मन में एक बात जरूर है कि क्षेत्रीय दल जिस प्रकार से अपने क्षेत्र की या अपने प्रदेश की आवाज उठा सकते हैं और इन दोनों ही पार्टियों ने क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने का भी काम किया और अपने भरकर प्रयास भी करे। लेकिन देखिए ये समय की बात है, कभी इनको सफलता भी मिली और कभी नहीं भी मिली। लेकिन आज का दौर ये है, आज का समय ये कह रहा है, लोगों की मांग भी है कि अपने प्रतिनिधि, अपने सांसदों ऐसे लोगों को चुन करके भेजो जो उनके बीच के हों और उनके बीच में रह करके काम करते हों और क्षेत्रीय समस्याओं को उठाने का काम भी करें। देखिए राष्ट्रीय मुद्दे महत्वपूर्ण है चुनाव में, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि राष्ट्रीय मुद्दे भी चुनाव में होते हैं, लोकसभा का जब चुनाव होता है, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों को आप नकार नहीं सकते किसी भी तरीके से। वो मुद्दे भी जरूरी हैं, लोगों की समस्याएं रहती हैं, उनका निवारण एक सांसद के पास
काम करने के लिए बहुत कुछ होता है। 2014 में दुष्यंत जी सांसद बने तो उन्होंने लोगों को पानी की समस्या को देखा तो टैंकर बांटे। जहां गंदगी थी वो वाल पेंटिंग कराने का काम किया। बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे किए जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक सांसद ये काम भी करा सकता है। अब जब लोगों को पानी के टैंकर मिले, पानी की उनकी समस्याएं दूर हुई, तो सांसद के रूप में उन्होंने मिसाल कायम की। हरियाणा प्रदेश किसान प्रधान प्रदेश है। जब किसान के गाड्डे को यानी ट्रैक्टर को कमर्शियल व्हीकल की श्रेणी में लेकर के आए तो दुष्यंत जी ट्रैक्टर लेकर सांसद में पहुंच गए। सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और किसान के ट्रैक्टर को वापस से कमर्शियल श्रेणी से निकाल करके किसान का गाड्डा बनाने का काम किया। तो बहुत सारी चीजें हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर दुष्यंत जी ग्रामीण पृष्ठभूमि से, क्षेत्रीय दल है, लोगों के बीच में हम लोग रहते हैं, तो उनको पता था कि ये समस्याएं हैं। उनको पता था कि हिसार में लोगों को पानी की समस्या है। उनको पता था कि किसान का गाड्डा कमर्शियल बन गया तो किसान के लिए मुसीबत हो जाएगी, फजीयत हो जाएगी। वो उसको लेकर के संसद में पहुंचे और उसको वापस से किसान का गाड्डा बनवाया। अब उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने किसान के खाते में सीधा पैसे जाने की योजना शुरू की। शुरुआत में लोगों को परेशानी भी हुई, लेकिन अब किसान उसका लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। चाहे 3000 पेंशन से हमारा वादा 5000 का था, उसको 3000 तक लेकर के गए ना। तो ये सारी चीजें हैं, लोग क्षेत्रीय दलों का महत्व समझने लगे हैं कि जो क्षेत्रीय दल है वो आपके लिए आपकी समस्याओं को समझते भी हैं और जिन्होंने डिलीवर करके दिखाया। हमारी 10 ही सीटें थी, उन्हें डिलीवर करके दिखाया। दुष्यंत जी और एक और सांसद, हमारे 2 ही सांसद थे हमारे, लेकिन संसद में हरियाणा प्रदेश की आवाज को कभी नीचा नहीं होने दिया। हरियाणा प्रदेश की आवाज को बढ़ चढ़ के उठाया। ये चीजें हम लोग देखते हैं। लोकसभा में रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले होंगे। ठीक है लोग। ठीक है अमनदीप जी, अजय जी तो कह रहे हैं कि प्रदेश के मुद्दे हैं जिनको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ये बेहतर होता है कि हम प्रादेशिक मुद्दों को भी उठाएं, जनता से जुड़े जो समस्याएं हैं उनको भी उठाएं। आप तो परिवर्तन की बात करते हैं प्रदेश के अंदर, आप लोगों के मुद्दे क्या है और जो रिएक्शन हमारे बीजेपी के और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता दे रहे हैं, कितना आप सहमत हैं उनसे और कितना नहीं? अमनदीप जी। जी पराग जी, देखिए देश का चुनाव होने जा रहा है और आपने देखा कि सबसे बड़ा मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है कि पहले तो लोकतंत्र को बचाना है और जो संकीर्णवादी सोच की भारतीय जनता पार्टी, खास करके जो पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है और उसके खिलाफ गरीब कमेरे वर्ग ने जो आंदोलन छेड़ा हुआ है कि पूंजीवाद को इस देश से हम नहीं चलाने देंगे, कि 80% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। 80% आबादी तो सर और माफी के साथ आपको अमनदीप जी मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक रहा हूँ। गुरुग्राम से एक खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम से कांग्रेस पार्टी ने राज बब्बर को टिकट दे दिया है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। गुरुग्राम से कांग्रेस पार्टी ने राज बब्बर को टिकट दे दिया है, क्योंकि गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया था और अब ये ऐलान हो गया है। गुरुग्राम से कांग्रेस ने राज बब्बर को टिकट दे दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। गुरुग्राम से 8 सीटों पर पहले कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। सिर्फ गुरुग्राम की सीट पर इंतजार था और अब देखिए ये बड़ी खबर, क्योंकि राज बब्बर का नाम चल भी रहा था। इंडिया न्यूज हरियाणा ने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि राज बब्बर को भी टिकट दिया जा सकता है और अब ये खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम से कांग्रेस पार्टी ने राज बब्बर को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कांग्रेस खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने गुरुग्राम से लोकसभा का उम्मीदवार राज बब्बर को बनाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने गुरुग्राम सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज बब्बर गुरुग्राम से उम्मीदवार होंगे। तो एक और लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी की है अपनी लोकसभा के उम्मीदवारों की, जिसमें गुरुग्राम से राज बब्बर को टिकट दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गुरुग्राम सीट पर राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतारा है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक और लिस्ट कांग्रेस पार्टी की आई है, जिसमें गुरुग्राम से राज बब्बर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। कांग्रेस खेमे से बड़ी खबर गुरुग्राम से इस वक्त सामने आ रही है। राज बब्बर को टिकट दिया है गुरुग्राम से कांग्रेस पार्टी ने। लगातार
इंतजार किया जा रहा था। गुरुग्राम से कांग्रेस पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाती है और अब यह खबर सामने आ रही है कि राज बब्बर गुरुग्राम से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के लिए उम्मीदवार होंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक सूची जारी की गई है उम्मीदवारों की। 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, जिसमें एक हरियाणा, 2 हिमाचल प्रदेश और एक महाराष्ट्र के उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ी बात, हम हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम लोकसभा से उम्मीदवार के नाम का ऐलान अभी बाकी था, जो कि आज कांग्रेस के द्वारा इस सूची में जारी कर दिया गया है। राज बब्बर को कांग्रेस पार्टी ने गुरुग्राम लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। राज बब्बर यूं तो गुरुग्राम से तो उनका वास्ता नहीं है हरियाणा से, लेकिन हाँ, वो जातीय समीकरण के अनुसार पंजाबी हैं और बीसीए कैटेगरी में भी आते हैं, तो उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा एक बड़े फिल्म अभिनेता के तौर पर उनकी पहचान है। कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, इससे पहले राज्यसभा के भी सांसद रहे हैं। और राज बब्बर एक ऐसा नाम है, भले ही कांग्रेस ने आज सूची जारी करी है, काफी बार मंथन करा है, उसके बाद करा है, लेकिन जब पिछली सूची कांग्रेस ने जारी करी थी उसमें जो नाम इंडिया न्यूज ने उससे पहले बताए थे सूत्रों वाले, तो उसमें राज बब्बर का नाम थी। जो है आज से तकरीबन 15 दिन पहले ही इंडिया न्यूज हरियाणा ने लोगों को बताया था कि केवल 2 ही नाम बच रहे हैं गुरुग्राम से, राज बब्बर और कैप्टन अजय यादव, जिसमें राज बब्बर का नाम तय है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी दी थी। हालांकि काफी मंथन करना पड़ा इस नाम के ऊपर और आखिरकार देरी से ही सही, आखिरकार आज राज बब्बर के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी के द्वारा कर दिया गया है। राज बब्बर को गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राज बब्बर जो कि फिल्म अभिनेता है, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। हालांकि हरियाणा से या गुरुग्राम से तो उनका वास्ता नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ के देश की संसद के सदस्य रहे हैं राज्यसभा के, ऐसे में उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। समीकरणों के अनुसार भी, क्योंकि वो पंजाबी हैं, सुनार हैं, वर्मा और बीसीए कैटेगरी में वो आते हैं, तो बीसीए कैटेगरी में यह टिकट दी गई है गुरुग्राम लोकसभा की राज बब्बर को। और जिसमें सीधे तौर से कहें तो कैप्टन अजय यादव को ये बड़ा झटका है। कांग्रेस के बड़े नेता, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पिछली बार भी उम्मीदवार थे, हरियाणा से पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका नाम यहाँ से कटा है और राज बब्बर को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। जी दीपक, राज बब्बर के नाम पर कांग्रेस पार्टी के अंदर सामंजस्य को लेकर क्या खबर है? देखिए, अगर बात करें तो राज बब्बर के नाम को लेकर के ये कहा जा सकता है, ये एक ऐसा नाम है जिसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा यह नाम रखा गया था। गुरुग्राम लोकसभा के तमाम समीकरण को देखते हुए राव इंद्रजीत के सामने एक मजबूत चेहरा उतारने की बात थी और ऐसे में राज बब्बर को यहाँ से उम्मीदवार जो है बनाया जाने को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से इस नाम की पैरवी पार्टी के आगे रखी गई। पार्टी ने भी तमाम चर्चाओं के बाद राज बब्बर को गुरुग्राम लोकसभा से आज अपना उम्मीदवार डिक्लेयर करा है। 10 लोकसभा में से 1 लोकसभा आम आदमी पार्टी के पास है इंडिया अलायंस के साथ। 9 लोकसभा पर कांग्रेस पार्टी को अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना था। 8 कर दिया गया था, एक गुड़गांव को होल्ड किया गया था और आखिरकार अब गुरुग्राम लोकसभा से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है राज बब्बर, जो कि हालांकि ये सीधे तौर पे हम कहना चाहेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित नाम है राज बब्बर का। भले ही बड़ा नाम है, फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, राज बब्बर की बात की जाए, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली हरियाणा में बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थित नाम कहा जा सकता है कि जिसके नाम की पैरवी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करी है गुरुग्राम लोकसभा। बहुत शुक्रिया आपका दीपक शर्मा जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा को आप सुन रहे थे। इस खबर पर गुरुग्राम से राज बब्बर को टिकट कांग्रेस ने दे दिया है। एक बार फिर से अपनी चर्चा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अमनदीप केसरी जी के पास चलते हैं, चूंकि उनकी बात अधूरी रह गई थी। अमनदीप जी, मैं चाहूंगा आप अपनी बात को पूरा करें। जी पराग जी, मैं यही बता रहा था कि इस बार का लोकसभा चुनाव जो है वो लोकतंत्र बचाने पर है, गरीब कमेरे वर्ग के खिलाफ पूंजीपतिवाद का जो बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी दे रही है उसको बचाने पर है। हमारा देश भी और प्रदेश भी कृषि पर निर्भर करने वाला कृषि प्रधान प्रदेश और देश है। ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर करती है और उस आबादी को बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देखिए, उनकी सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है कि कुछ ही चंदा पर लोग इस देश की संपत्ति के मालिक बने और बाकी सब बंधुआ मजदूर बन जाए। ये मूल सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी के हैं और जिसके खिलाफ किसान कमेरे वर्ग ने
आपने देखा हो किसान आंदोलन के नाम से एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था और वो देशव्यापी आंदोलन बना, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बना। और इसी संकीर्ण सोच का मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, आपकी डिबेट में उदाहरण भी मिला, आज भी देखने को मिला इसी संकीर्ण सोच का। मेरे बड़े भाई जवाहर यादव जी ने एक उदाहरण दिया कि भैया पहले तो मुसलमानों में कोई जात पात नहीं होती, वो मानते नहीं है, हिंदुओं में होती है जात पात। तो आप देखते हैं ना वो संकीर्ण सोच, कि जो संकीर्ण सोच आज भी ये नहीं कह रहे कि हिंदुओं में गलत बात है, ये सामाजिक बुराई है, आपके पास मंदिरों में जाने नहीं देते, मस्जिदों में तो साथ बैठते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका ये मानसिकता है कि मंदिरों में गरीब का कोई हक नहीं है, जो गरीब कमीरा वर्ग है उसको नहीं जाने देंगे। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी की हैं, केवल पूंजीवाद को बढ़ावा देने की, उन नीतियों के खिलाफ आज एक आम आदमी, गरीब किसान कमीरा लड़ रहा है। और हरियाणा प्रदेश में भी वही देखने को मिल रहा है। पराग जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी गरीब किसान कमीरे वर्ग की आवाज उठाने में सबसे आगे रही है। और ये हमने तो जो लड़ाई को गरीब किसान ने शुरू किया है, हम उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम मैदान में पूरी तरह उतर चुके हैं। लोगों को उम्मीद थी विपक्षी दलों से, लेकिन कांग्रेस में एक बार और कंप्लीट कर दूं, इसमें जो कांग्रेस के खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और उनकी मिली भगत, क्योंकि उनको जो ईडी सीबीआई का डर इन्होंने दिखाया हुआ है, उनकी मिली भगत जो है उसका ही जिक्र अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कर रही थी। वो मिली भगत जो है वो जनता के सामने बार बार आ रही है। अभी भी आपने जिक्र किया कि कैप्टन अजय यादव को बड़ा झटका है कांग्रेस का, और ये खाली कैप्टन अजय यादव को नहीं, बार बार करण दलाल का बयान आ रहा था आपके टीवी चैनल में, मैं देख रहा था। वो ये कह रहे हैं कि भैया जो आदमी टिकट नहीं मांग रहे थे उनको भी टिकट दी गई। तो जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों की भावनाओं के विपरीत जाकर के जो खिलवाड़ हरियाणा प्रदेश में कर रहे हैं, लोग उसको भली भांति समझ रहे हैं। और वो जानते हैं कि जो आवाज किसान कमेरे वर्ग की पहले भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उठाते हैं, तो केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही वो आवाज बनेगी उन लोगों की। और इन जो भ्रष्टावादी, भाई भतीजावाद और पूंजीपतिवाद लोगों से छुटकारा मिलेगा। चलिए जवाहर यादव जी, मैं चाहूंगा जवाब दें। एक और मैं इसमें ऐड कर दूं, चूंकि बार बार जिसका जिक्र विपक्ष के बड़े नेता करते हैं, डिक्टेटरशिप चाहते हैं आप, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा इशारा करते हैं वो लोग। देखिए, जब आदमी ऐसी बातें करता है तो मुझे लगता है ऐसी जो लोग कहते हैं उनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो गंभीर बातें हैं ना, गंभीर बातें हैं। मैं आपके बीच में नहीं आ रहा था ना, आप सुनिए अब मेरी जरा। आपने जो कुछ कहा, जो मैंने नहीं कहा, वो भी मेरा नाम लेके बोला, मैंने सुना ना। संयम रखिए। ये भूल जाते हैं देवीलाल जी जब भी सत्ता में आए हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री बने, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, जिस पार्टी को ये पूंजीपति पार्टी कह रहे हैं उनके साथ मिलके लड़े तो कुछ कर पाए। उनको दबा के रखा ना, सिर पे नहीं बिठाया। अरे एक मिनट रुको जरा, रुको, बीच में मत बोलो, मेरी रिक्वेस्ट है, बीच में एक करके मैं आपको आईने दिखा रहा हूं। देवीलाल जी जब तक कभी आज तक सत्ता में नहीं आए, जब तक जिसको ये पूंजीवादी पार्टी कह रहे हैं उसका सहयोग ना लिया, उसके साथ मिलके ना लड़े हो। ऐसे ही ओम प्रकाश चौटाला जी, इनकी नेता की बात मैं कर रहा हूं, वो जब तक सत्ता में नहीं आए, जब तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव ना लड़ाओ। और जब ये ऐसा कहते हैं तो ये ओम प्रकाश चौटाला जी पर और देवीलाल जी की सोच के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इनकी पार्टी का मामला है, ये जिस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए लगाए। अब मैं इसलिए इससे ज्यादा मैं इन लोगों पे बोलना भी नहीं चाहता। ठीक। अब हमारी मेन है कांग्रेस का। कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, देखिए अभी राज बब्बर जी का हुआ, क्या किया है केवल एक अपने बेटे के लिए। पहले तो उन्होंने अपनी जाट लीडरशिप, जो उनके अलावा वो चाहते ही नहीं कि पार्टी में कोई खड़ा हो, करण दलाल जी को निपटा दिया, अपना किरण चौधरी जी को निपटा दिया, और इधर से चौधरी वीरेंद्र सिंह को निपटा दिया। ये इनकी पार्टी के 3 बड़े चेहरे थे जो ये, क्योंकि ये जाति जाति कर रहे हैं ना बार बार, तो उनके यहाँ के 3 बड़े नेता थे जो इनकी पार्टी में थे, जाट लीडरशिप में, जो कल को दीपेंद्र हुड्डा जी को करते, उनको लगता है कि इनके सामने उनके बेटा नहीं निकल पाएगा, उन तीनों को निपटा दिया। ऐसे ही अभी जब आपके क्या नाम है, इनको जो साथी बोल रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने ये कहा, दीपक शर्मा जी, उन्होंने कहा कि राज बब्बर जी पंजाबी है और बीसीए ए है। बीसीए हरियाणा में केवल उसको कहा जा सकता है जो हरियाणा में
कम से कम 10 या 12 साल से रह रहा हो, जो भी एक फिगर है उसके आधार पर कोई रह रहा हो, फिर वो उसमें शामिल हो सकता है। वहां से ये नाम किया। जो बीसी, जो बैकवर्ड का बड़ा चेहरा था कैप्टन अजय यादव, उसको निपटा दिया। और इसके अलावा एक ऑडियो है जो मैंने पहले भी बताई थी। कुल मिला के पूरा लोकसभा चुनाव वो ये चल रहा है कि 9 की 9 सीटें डूबती है, डूबे। इसमें कोई लीडरशिप ऐसी खड़ी ना हो जो दीपेंद्र हुड्डा के लिए कल को चुनौती बने। तो कांग्रेस तो कुल मिला के दीपेंद्र हुड्डा को बचाने में और बाकी लीडरशिप को निपटाने में चली गई। अब बात आ रही थी गरीबी की, मेरे मित्र कह रहे थे कि जी ये गरीबी है, कांग्रेसी मित्र कह रहे थे। तो मैं 3 कमेटी बताता हूं जी। कांग्रेस के समय में 2010 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, एक सेनदास गुप्ता कमेटी थी, एक सक्सेना कमेटी थी और एक कमेटी और थी, जिनके आधार पर यह कहा गया था उस समय तेंदुलकर कमेटी, सेनदास गुप्ता कमेटी और सक्सेना कमेटी। तीनों ने जो ये कहा, उन्होंने कहा कि उस समय 84 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जो 24 रुपए प्रतिदिन पर गुजारा करते हैं और 24 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 8 रुपए प्रतिदिन पे गुजारा करते हैं। और ये कहते हैं कि जी इस समय राहुल गांधी 2024 में बात कर रहे हैं। सर, अगर उनको 24 में करने की आवश्यकता नहीं होती, अगर 2010 की वो उनके सरकार की तीनों रिपोर्टों को पढ़ लेते तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता। केवल, और दूसरा इन्होंने कहा कि 14 एमएसपी पर, हम तो रिकॉर्ड पर कह रहे हैं मेरे मित्र, 14 एमएसपी पर खरीदते हैं और आप उसको करेंगे, उसका रिकॉर्ड चाहिए तो विधानसभा में दिया गया उत्तर है, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उसमें उपस्थित रहे थे, वो दिया गया उत्तर। और मेरे जेजेपी के मित्र कह रहे थे, एक लाइन और, मेरे जेजेपी के मित्र कह रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टी आई है। ठीक है, इनका ये विचार होता है क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी से संबंध रखते हैं, परंतु जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहीं भी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, तो कहीं भी क्षेत्रीय पार्टी उत्तर भारत में कहीं भी नहीं है। तो अब मेरे मित्र को कहेंगे वो तो कि उनकी पार्टी, परंतु क्षेत्रीय पार्टियों का अब उत्तर भारत में कोई स्कोप नहीं रहा। ठीक है, एक शॉर्ट रिएक्शन अमनदीप जी आपसे चाहूंगा, फिर मैं सुरेश जी और अजय जी के पास जा रहा हूं। अमनदीप जी बहुत शॉर्ट में प्लीज रखिएगा। जी पराग जी, जो बात मैं कह रहा था बार बार, उसका सबूत फिर से मेरे साथी प्रवक्ता ने दे दिया कि पहली बात तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मिलीभगत भाजपा के साथ है। इन्होंने बता दिया कि बाकी सारी सीटों पे सेटिंग हो गई है, केवल रोहतक के भूपेंद्र हुड्डा को देना है, बाकी तो हमारे साथ मामला तय है। दूसरी बड़ी बात, अभी ये बड़े जोर से 2010 के आंकड़े बता रहे थे कि सक्सेना तेंदुलकर कमेटी ने आंकड़े दिए 24 रुपए प्रतिदिन पर गरीबी रेखा से ऐसे। अरे भाई साहब, और ये कह रहे हैं कि किसानों को हमने बहुत ज्यादा सम्मान दिया, 16.5 रुपए से भी कम, 16 रुपए 49 पैसे, 16.5 रुपए से भी कम किसान को दे करके ये आज कहते हैं किसान सम्मान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये दोगले चेहरे वाले आदमी है। क्या मुझे समझ नहीं आया, एक बार समझाओ, मुझे समझ नहीं आया। 16 रुपए क्या देकर, 16 रुपए क्या देकर समझा? किसान को सम्मान देते, किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि कितनी है? 3.5 लाख करोड़ की है हिंदुस्तान में, 3.5 लाख। अरे एक आदमी को थोड़ी मिलता 3.5 लाख करोड़, एक आदमी को मिल जाता 3.5 लाख करोड़। ये किस बैठकर भाई साहब, इनका संतुलन बिगड़ गया। 3.5 लाख करोड़। पराग जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि देखिए समय भी समाप्ति भी हो रहा है, अभी 2 लोग के पास और जाना है, इसलिए बहुत संक्षेप में आप कंक्लूड करिए आप लोग। ये इनका भाई साहब, ठीक है, पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी 3.5 लाख करोड़ एक आदमी को नहीं मिलता। 16.5 रुपए से भी कम एक आदमी को दे रहे आप, 16.5 रुपए से भी कम। बता तो दीजिए कि क्या है। आपको कोई सीरियसली अब यही रह गया। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा रुकना होगा, ठीक है। जवाहर जी और अमनदीप जी प्लीज आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी की नकाब बेनकाब, ठीक है, आप प्लीज थोड़ा सा रुकना होगा, प्लीज सुरेश जी के पास हम चल रहे हैं। ठीक है सर, हो गया, प्लीज अब थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, जवाहर जी, अमनदीप जी, सुरेश जी को सुन लेते हैं। सुरेश जी पर भी सवाल आप लोगों ने उठाए, उनको भी सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, ठीक है, आप रुक जाइए सर, आप प्लीज खींचिए मत मुद्दों को, प्लीज आप मत खींचिए सर, क्योंकि समय कम है। सुरेश जी, बीच में नहीं बोला। ठीक है, अमनदीप जी प्लीज अमनदीप जी, आप थोड़ा सा रुकना होगा, अमन जी। आप सर, पराग जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा,
इनके बीच में मैं नहीं बोला। ठीक है, ये कह रहे हैं 3.5 लाख करोड़। ठीक है सर, मैं अब थोड़ा सा रुकना होगा क्योंकि आप मुद्दा खींचेंगे तो समय खराब होगा फिर। अब चूंकि समय कम बचा मेरे पास। अमन जी प्लीज आप थोड़ा सा रुकिए, आप दोनों रुकिए। जवाहर जी, अमन जी आप दोनों रुकिए प्लीज मैं अपनी, ठीक है पराग जी मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, मेरा समय इन्होंने खराब किया। कंक्लूड करिए बहुत जल्दी से अमन जी। ये किसान को 6,000 रुपए प्रति साल दे रहे हैं, जो 16 रुपए 49 पैसे प्रतिदिन बनता है, और इनको वो गिनती भी नहीं आती। और चलिए ठीक है, आप रुकिए अमन जी आप बहुत लंबा हो रहा है, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। अब रुकिए सुरेश जी, एक फाइनल रिएक्शन आपका बहुत जल्दी से। ठीक है, ठीक है जवाहर जी प्लीज। अमन सुरेश जी देखिए, सबसे पहले मैं राजनीति के विषय के ऊपर आता हूँ। जो जवाहर यादव जी ने जिक्र किया, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वितरण को लेकर जो आरोप लगाया, मैं अपने साथी को और अपने साथी जवाहर यादव के माध्यम से पूरी भारतीय जनता पार्टी, मनोहर लाल खट्टर जी, नायब सैनी जी और इवन नरेंद्र मोदी जी और शाह जी को भी बताना पड़ता है। ये जो टिकट वितरण हुआ है हरियाणा में, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के द्वारा टिकट वितरण नहीं किया गया। मैं कांग्रेस पार्टी के माध्यम से प्रदेशवासियों से यह जानकारी साझा करना चाहता हूं कि इवन रोहतक लोकसभा क्षेत्र से जो हमारे प्रत्याशी हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने सर्वश्रेष्ठ सांसद के तौर पर भी नवाजा था, वो भी अपने पिता के हाथों से टिकट लेकर मैदान में नहीं आए। सुरेश जी, मैं तो अजय जी के पास जा रहा हूं क्योंकि आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है और आपके कनेक्शन में इशू है। अजय जी एक फाइनल रिएक्शन आपका। अजय जी बहुत जल्दी से। देखिए, मेरा साथी जवाहर यादव भी एक बात कह रहे थे कि भाई उत्तर भारत की, उत्तर प्रदेश का कहाँ पे हो गई, पाकिस्तान में क्या उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल के साथ, और फिर आज भर बिहार में आप जाओ नीतीश कुमार के साथ। अगर मैं ऊपर जाऊं तो आप महाराष्ट्र में शिवसेना का जो घटक दल है उसके साथ मिलकर के सरकार चला रहे, तो इसका मतलब आप कैसी सरकार चला? ये कम से कम कुछ कहने से पहले सोच तो लिया, कुछ भी कह दो। ठीक है कि आपकी सीटें ज्यादा हैं, आपकी सरकार है, राज्य में भी आपने हमारे साथ सरकार चलाई, तो उसका मतलब ये कह दो फिर क्या, किस लिए सरकार बनी? ये लोग तो मतलब, और ये क्रेडिट लेने की बात करेंगे। मैं कहता हूँ और राज्यों में इनकी सरकार है, वहां पेंशन 1500 से ऊपर क्यों नहीं है? तो 3000 करी तो हमने करी, इनका क्या रोल है? फसले नहीं, ये बीच में बोलने से क्या होगा? आप कुछ भी चूचू कर रहे थे, मैं बीच में बोला था, आपने कहा ये चूचू क्या होता है? ये चूचू क्या होता है? आप बीच में कह रहे थे, आप ठीक से बात किया कीजिए। ये क्या होता है? अपनी जबान को लगाम दो, अपनी जबान को लगाम दो। यही करोगे? बोल रहे थे, हमने बोला था क्या? इस तरह चर्चा नहीं होती है। प्लीज शब्दों की मर्यादा भी रखें और सुने भी प्लीज। अजय जी कंप्लीट करिए बहुत जल्दी से। दबंगई मुझे दबंगई आप जैसे कि मैं रोज देखता हूँ, आप जैसे दबंगई लोगों की दबंगई में रोज देखता हूँ, आप जैसे लोगों की दबंगई में रोज देखता हूँ। सूची कटे संस्कार तुम्हारे से, संस्कार तुम्हारे से कब देना 5000? चलिए ठीक है, अभी चूंकि वक्त मुझे आज के लिए इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन जिन मुद्दों पर आज चर्चा हुई या फिर जो मुद्दे सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं, जनता किन मुद्दों पर विश्वास करती है, ये सबसे ज्यादा अहम होगा। बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का आज करना चाहूंगा आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आप चारों का बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त मुझे अभी के लिए इतनी इजाजत दे रहा है। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। राम राम।